तो जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हम आज बात करेंगे। देखो, जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है। जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये हो गया कि इसको या जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी कहें या फिर इसको सीक्वेंस कॉम्प्लेक्सिटी कहें, बात एक ही है। सीक्वेंस कॉम्प्लेक्सिटी, इसका मतलब ये हो गया कि ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। बेसिकली इट इज़ द टोटल लेंथ of different sequences of DNA। अब यहाँ पे डिफरेंट सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि बेस रिपीटिशन के आधार पे डीएनए में अलग अलग टाइप के सीक्वेंस कैटेगराइज किए गए हैं। जैसे सीक्वेंस रिपीट्स की हमने कल बात की थी। मॉडरेटली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस थे, हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस थे। तो उनका मात्रा क्या है या उनके रिपीट्स होने की वजह से जो डीएनए की एंटायर लेंथ निकल के आ रही है वो क्या है, वही जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी या सीक्वेंस कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करती है। किस तरीके का सीक्वेंस है और टोटल लेंथ उस सीक्वेंस की वजह से क्या बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट रिफर्स टू number of times a particular sequence appears throughout genome। तो कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस कितनी बार पूरे जीनोम में रिपीट हो रहा है या अपीयर हो रहा है, वो भी जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी या सीक्वेंस कॉम्प्लेक्सिटी को बताता है। किसी पर्टिकुलर स्पीशीज की जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी को अगर मेजर करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, तो वो जान लीजिए। उसका एक तरीका होता है। इट कैन बी मेजर्ड बाय रीनेचुरेशन। कल हमने इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था। रीनेचुरेशन या इसको री एसोसिएशन काइनेटिक्स कहते हैं। तो ये वो तरीका है जिसकी हेल्प से हम जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पता लगा सकते हैं। तो रीनेचुरेशन बेसिकली किसका होना है, या ये रीनेचुरेशन काइनेटिक्स की स्टडी किस में करनी है? ऑफ डीनेचर्ड डीएनए। तो जो डीएनए ऑलरेडी डीनेचर्ड है वही तो रीनेचर करेगा। तो इस तरीके से इसका हम पता लगा सकते हैं। अब ये जो तरीका है इसके बारे में किसने सबसे पहले बताया था, उसके बारे में अगर हम डिस्कस कर लें तो लेट्स सी। कुछ पॉइंट्स हैं रीनेचुरेशन काइनेटिक्स के बारे में। तो रीनेचुरेशन काइनेटिक्स सबसे पहले किसने परफॉर्म किया था? फर्स्ट कैरीड आउट बाय दो साइंटिस्ट थे, रॉय ब्रिटन एंड डेविड कॉन। तो इन लोगों ने 1968 में रीनेचुरेशन काइनेटिक्स स्टडी परफॉर्म की थी। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, मेथड क्या है, मैकेनिज्म क्या है? तो रीनेचुरेशन काइनेटिक्स में करते क्या हैं कि, या ऐसे लिख दें यहाँ पे मेथड, ठीक है। डीएनए लिया, इस डीएनए को हम तोड़ेंगे, ब्रोकन इनटू
पीसेस, और ये जो पीसेस होंगे ये हर एक पीस में ऑलमोस्ट कई सौ बेस पेयर्स हो सकते हैं। तो पीसेस कंटेनिंग सेवरल हंड्रेड बेस पेयर्स, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं बीपी। अब ये डीएनए टूट गया। टूटने के बाद अगला क्या होगा कि अभी भी एक, जैसे यहाँ पे लिख दें तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ब्रोकन इनटू पीसेस, तो ये पीसेस भी डबल स्ट्रैंडेड होंगे। इसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में इनका डीनेचुरेशन कराया जाएगा। तो डीनेचुरेशन कराने के लिए क्या ज़रूरी है, हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर जब प्रोवाइड किया जाएगा तो अब ये बन गए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पीसेस। तो ये सिंगल स्ट्रैंड के बन गए। इसके बाद अगले स्टेप में क्या कराया जाएगा, रीनेचुरेशन। तो रीनेचुरेशन में क्या करना पड़ेगा हमको कि टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा, लोवर्ड। तो जब टेम्परेचर कम कर दिया तो वापस से रीनेचुरेशन हो गया और फिर से हमको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पीसेस मिल जाएंगे। जाहिर सी बात है चूंकि तोड़ा जा चुका है तो वो तो नहीं जुड़ेंगे आपस में, लेकिन हाँ सिंगल स्ट्रैंड्स जो है वो टेम्परेचर कम करने की वजह से रीनेचर करेंगे और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पीसेस वापस मिल जाएंगे। अब ये जो रीनेचुरेशन हो रहा है इसका जो रेट होगा, यानी कि इसको लिख दें अगर हम यहां पे, रेट ऑफ रीनेचुरेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स। एक दूसरे से एनील कैसे करेंगे, जब स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो इस रेट से या इस रेट ऑफ रीनेचुरेशन से हम किन चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं, इससे हमको पता लग सकता है अलग अलग टाइप के सीक्वेंसेस के बारे में। यानी कि दिस रेट ऑफ रीनेचुरेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड कैन infer the knowledge about, किसके किसके बारे में ये नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है, दे सकता है, वो हम लिख दे रहे हैं यहीं पे, यूनिक डीएनए सीक्वेंसेस। दूसरा मॉडरेटली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, ये आरएस हमने कल भी लिखा था इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वही चीज़ है। और हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, इनके बारे में इस रेट ऑफ रीनेचुरेशन से पता लगाया जा सकता है। कैसे पता लगाया जा सकता है आगे देखते हैं। तो एक चीज आप जान लीजिए कि किसी स्पेसिफिक डीएनए के लिए, यानी कि फॉर अ गिवन डीएनए मॉलिक्यूल, जो रीनेचुरेशन रेट है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, तो रेट ऑफ रीनेचुरेशन डिपेंड्स अपॉन
concentration of its complementary partner। हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रीनेचुरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनर के। जितना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनर होंगे, जितना कंसंट्रेशन उनका ज़्यादा होगा, उतना हाई रेट ऑफ रीनेचुरेशन हमको मिलेगा। तो इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के रिलेशन में ना लिख के हम ये कह सकते हैं कि जो हाईली रेपिटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं ये क्या करेंगे, दे रीनेचर फास्ट। और क्यों जल्दी से रीनेचर करेंगे, क्योंकि रीनेचर फास्ट बिकॉज ऑफ मेनी कॉपीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस। क्योंकि हाईली रेपिटेटिव है तो इसका मतलब बहुत बार रिपीट होगा पूरे जीनोम में, तो जाहिर सी बात है इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस की तादाद है या कंसंट्रेशन है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। अब ये जो रीनेचुरेशन हो रहा है अलग अलग स्ट्रैंड्स का, तो पहले ये डबल स्ट्रैंडेड से कल भी बनाया था हमने, बाद में जब टेम्परेचर बढ़ाया गया तो ये अलग अलग हो गए, इस तरीके से सेपरेट आउट हो गए। तो ये वाला हो सकता है इससे मिल जाए, ये आपस में मिल जाए, ये वाला इससे मिल जाए, ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनता चला जाए। लेकिन एक्चुअली में ये कॉम्बिनेशन बन कैसे रहा है, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है बिकॉज ऑफ रैंडम कॉलिजन। रैंडमली कोलाइड करेंगे ये सिंगल स्ट्रैंड्स आपस में, तो उसकी वजह से ये वापस से रीनेचर करके डबल स्ट्रैंडेड पीसेस बना लेंगे। ये जो रैंडम कॉलिजन है ये डिपेंड करेगा कि कंसंट्रेशन कितना है इन सीक्वेंसेस का। तो उस सेंस में अगर हम बात करें तो ये जो रीनेचुरेशन की प्रोसेस होती है ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, यानी कि रीनेचुरेशन काइनेटिक्स फॉलोज सेकेंड ऑर्डर। या रीनेचुरेशन की प्रोसेस जो है वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स से चलती है। सेकेंड ऑर्डर का मतलब आपको याद है, कुछ बहुत पहले हमने पढ़ाया था बायोकेमिस्ट्री में, कि अगर x जो फैक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट रख देते हैं। तो सपोज ये कांस्टेंट k हो गया तो ky। ये क्या हो गई, फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स, क्योंकि x जो है डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है y के कंसंट्रेशन पे, तो y टू द पावर 1। अगर इस रिएक्शन को सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स में तब्दील करना है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या x सिर्फ y पे डिपेंड कर रहा है, y के कंसंट्रेशन से प्रोपोर्शनेट है, या x में जो वेरिएशन है वो y के कंसंट्रेशन में वेरिएशन की वजह से अफेक्ट हो रहा है, या y के अलावा किसी और, सपोज z, इन दोनों के कंसंट्रेशन में वेरिएशन होने की वजह से x में वेरिएशन आ रहा है। ये कहानी अगर होगी तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा दें, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा देंगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा हमको, तो y z। अब यहाँ पे क्या हो गया, y टू द पावर 1 z टू द पावर 1, दो चीज़ों के कंसंट्रेशन पे या दो फैक्टर्स की वजह से ये x अफेक्ट हो रहा है। सो दिस विल बिकम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये वाली कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का मामला चलता है। तो कैसे डिपेंड करता है या क्या है बेसिकली, तो ये बात जान लीजिए कि जो डीएनए रीनेचुरेशन रिएक्शन है, डीएनए रीनेचुरेशन
रिएक्शन, अजीब चल रही है पेन, इरिटेट कर रही है पता नहीं क्यों। डीएनए रीनेचुरेशन रिएक्शन इज डिस्क्राइब्ड बाय कॉट हाफ। अब ये कॉट हाफ क्या है अभी आपको सब समझ में आएगा। तो रेट ऑफ रीनेचुरेशन, रेट ऑफ रीनेचुरेशन ऑफ डीनेचर्ड डीएनए कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम? इट इज एक्सप्रेस्ड एज dc अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस के सी स्क्वायर। ये जो रेट है ये कंसंट्रेशन के स्क्वायर यानी टू द पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए ये जो रिएक्शन है वो क्या है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। यहां पे k क्या है? k है सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट। c क्या है? c है कंसंट्रेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एट टाइम t। जब डिफरेंशियल फॉर्म में किसी इक्वेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही स्मॉल चेंजेस को हम बता रहे हैं, इनफाइनेटिज्मल स्मॉल, मतलब इतना छोटा छोटा सेगमेंट या चंक्स में बात कर रहे हैं हम कि ऑलमोस्ट ये प्रोसेस जो है वो लीनियरली रन कर रही। अब इसका ये सेगमेंट ले लें, उसके जस्ट बगल वाला, तो ये पूरा वेरिएशन का जो ये रेंज आता है ये ऑलमोस्ट लीनियर ही रहता है। तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, सॉरी डिफरेंशियल एक्सप्रेशन दे रहे हैं या इंटीग्रल एक्सप्रेशन दे रहे हैं, तो डिफरेंशियल एक्सप्रेशन में बेसिकली कमी की बात होती है, इंटीग्रेशन में बेसिकली जोड़ एडिशन की बात होती है। खैर उसमें बहुत मैथमेटिक्स में हमको नहीं जाना है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स ये फॉलो कर रही है, इतना समझ लीजिए। सिंपल सी इक्वेशन है। अब ये तो जनरल एक्सप्रेशन हो गया रेट ऑफ रीनेचुरेशन का। अगर हम शुरू से बात करें, शुरू से बात करने का मतलब क्या हो गया कि इनिशियल कंसंट्रेशन, सपोज करिए लेट्स से एट द बिगिनिंग के वक्त जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ कंप्लीटली डीनेचर्ड डीएनए। भाई रीनेचुरेशन की शुरुआत कहाँ से होगी? जब सारा डीएनए डीनेचर हो चुका हो, तो उसके बाद ही तो जब टेम्परेचर कम करेंगे तो वो रीनेचर होना स्टार्ट होगा। तो शुरुआत में जो कंसंट्रेशन है कंप्लीटली डीनेचर्ड डीएनए का वो है C नॉट, और उस वक्त टाइम क्या था? तो टाइम भी शुरू ही होने वाला है, तो टाइम हम t इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। अब रीनेचुरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। तो रीनेचुरेशन की प्रोसेस जैसे जैसे चलती रहेगी आगे की तरफ, वैसे वैसे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का अमाउंट कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा? कम होता जाएगा। कम होता जाएगा। तो इसका मतलब ये सारी प्रोसेस होने के बाद, यानी कि आफ्टर टाइम टी टाइम बीत जाने के बाद, द अमाउंट ऑफ SSDNA रिमेनिंग, यानी कि बचा हुआ SSDNA का अमाउंट टी टाइम बीत जाने के बाद कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा? C अपॉन C नॉट
इक्वल्स टू 1/1 प्लस के सी नॉट इंटू टी। ये है एक्सप्रेशन C अपॉन सी नॉट। C बेसिकली क्या है? C है कंसंट्रेशन, अभी हमने आपको जो बताया था, कंसंट्रेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एट टाइम t। इस टाइम पे है। C नॉट क्या है? C नॉट जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है, यानी कि कंप्लीटली डीनेचर्ड डीएनए। तो C बड़ा होगा या C नॉट बड़ा होगा, बताओ वैल्यू के हिसाब से। सी नॉट पे बहुत ज्यादा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। हाँ, एक्चुअली C नॉट की कंडीशन पे तो सारा ही डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होगा, लेकिन टाइम t के बाद जब C आ जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि अब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की मात्रा थोड़ी कम हो गई। तो ये बेसिकली फ्रैक्शन को बता रहा है कि कितना एसएस डीएनए बचा हुआ है, यही यहां पे लिखा हुआ है एसएस डीएनए। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। अब इसी इक्वेशन में एक चीज हम और ऐड कर दें, वो क्या है कि हम ये मान लें, जैसे यहां पे लिखा है ना अमाउंट ऑफ एसएस डीएनए रिमेनिंग, हम ये मान लेते हैं कि आधा डीएनए जो है वो रीएसोसिएट कर गया है, रीनेचर कर गया है, और आधा ही डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में बचा है। तो कैसे लिखेंगे इसको कि द टाइम फॉर हाफ ऑफ द डीएनए टू रीनेचर, आधा डीएनए रीनेचर हो चुका है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये C अपॉन सी नॉट की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1। नहीं, 1 कैसे आएगी? सोचने वाली बात है ना। C नॉट क्या है इनिशियली? मतलब मतलब दोनों इक्वल हो जाएगा ना। इक्वल तो इसमें ऐसे नहीं हो पाएगा। देखो, जैसे C नॉट हम मान ले रहे हैं कि हमारे पास 100 स्ट्रैंड्स हैं, 100 स्ट्रैंड्स, और इसमें से 50 स्ट्रैंड्स रीनेचर कर चुके हैं। तो 50 स्ट्रैंड्स रीनेचर करेंगे तो C का कंसंट्रेशन क्या निकल के आएगा? C विल बी 0। नहीं, C का कंसंट्रेशन हम पूछ रहे हैं। 100 स्ट्रैंड हैं, 100 सिंगल स्ट्रैंड हैं, ध्यान से। 50 स्ट्रैंड जो है वो इसमें से रीनेचर कर चुके हैं। तो जो 50 रीनेचर किए होंगे वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के फॉर्म में होंगे ना, तो वो तो वो 25। 25 हो जाएंगे। तो C 25 हो जाएगा, और यहां से 50 घट गए तो ये फाइनली 50 रह जाएगा, क्योंकि ये 50 तो 25 में कन्वर्ट हो गया ना। आ रहा है समझ में? जी सर। तो अब जब वैल्यू पुट करेंगे हम इसकी, तो क्या वैल्यू रखेंगे? 25/50। तो वैल्यू क्या आ गई? 1/2 या 0.5। ये अलग कर देते हैं यहां से। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हाफ ऑफ द डीएनए रीनेचर कर जाएगा तो उस वक्त C/C0 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0.5। तो वो टाइम जब आधा डीएनए रीनेचर कर गया, यानी जिस वक्त C/C0 का जो फ्रैक्शन है वो 0.5 हो गया, उस टाइम को हम कहते हैं इज डिफाइंड एज सिंपली T½ उसको हम कह देंगे। और अब यही वैल्यू यहां पे हम पुट कर दें और T की जगह T½ लिख देंगे, तो ये इक्वेशन कैसे निकल के आएगी वो देख लेते हैं हम। तो वैल्यू पुटिंग वैल्यूज, वैल्यू पुट कर दी हमने।
तो ये 0.5 ही हो जाएगा सी अपॉन सी नॉट, और ये आ जाएगा 1/1 + k इंटू सी नॉट इंटू टी हाफ हो जाएगा यहाँ पे। और इस तरीके से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इधर उधर एक्सचेंज कर लेंगे, तो हमको मिलेगा 10 1 + k इंटू सी नॉट इंटू टी हाफ इज इक्वल टू 2। ऊपर कर देंगे ना, इसको ऊपर कर दिया हमने, तो ये 0.5 की जगह 2 हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई। या इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो इस 1 को हम क्या करेंगे, इसको हम उधर ले जाएंगे, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, और इस k को भी हम उधर ले जाएंगे तो 1/k हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं सी नॉट इंटू टी हाफ इज इक्वल टू 1/k। ये आई हमारे पास फाइनल रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन इनिशियल और टी हाफ और कांस्टेंट, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का कांस्टेंट, इसके बीच में ये रिलेशनशिप हमको मिली। ये जो प्रोडक्ट है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सी नॉट एंड टी हाफ इज कॉल्ड, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉट हाफ कह देते हैं सिंपली। एक्चुअली ये जीरो है, सी जीरो है, लेकिन यहाँ पे इसको ओ कह दिया ताकि उच्चारण करने में आसानी हो जाए। तो ये हो गया हमारा कॉट हाफ। अब ये जो कॉट हाफ है, ये हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको हम अगर डिफाइन करना चाहें तो एक्चुअली ये किस चीज को बता रहा है कॉट हाफ। तो यहाँ जगह कम है तो हम आगे देखते हैं कॉट हाफ बता क्या रहा है। कॉट हाफ ये एक्चुअली में वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, तो इट इज द वैल्यू when 50% of renaturation has occurred डबल आर होता है कर्ड में, पता नहीं भूल गए हम, डबल होता है कि सिंगल, जो भी होगा देख लेना। occurred renaturation has occurred which सिंगल आर। सिंगल होता है ना, लेट मी करेक्ट, कभी कभी ऐसी कंफ्यूजन हो जाती है। तो जब ये क्या वैल्यू है, जब 50% रीनेचुरेशन हो चुका है, और इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, इससे हम पता ये लगा सकते हैं कि जो यूनिक डीएनए है सैंपल में, उसकी लेंथ को एस्टिमेट हम कर सकते हैं। कैसे, तो पहले ये पॉइंट हम यहाँ पे लिख दें। इट्स सर हाँ, OCCURRED ओ डबल आर। ओ सी सी, हम भी कंफ्यूज हो गए, शायद डबल सी नहीं होता है, डबल आर होता है। ऐसा है क्या? डबल आर तो नहीं होता है ये पक्का है, पर डबल सी होता है कि नहीं। नहीं, डबल सी तो होता है, अक्कर सर ये सही अक्कर, लिखा है। ये सही है, ठीक है, देख लेना, अंडरलाइन कर दे रहे हैं इसको नहीं हम। सर ये सही नहीं है, डबल आर होता है। देख लो भाई, गूगल में देख लो, गुल्लू गुल्लू, होता है सर। गूगल, डबल आर होता है ना। जी सर। चलो भैया, मिटाएंगे नहीं इसको अब हम, नहीं ये हमको अजीब लग रहा है, लेट मी चेक। सर अकर्ड में डबल आर होता है, अकर में सिंगल आर होता है। अच्छा, हाँ ठीक है, सही बात है, तो हम पहली बार सही लिख रहे थे, इसीलिए पहला ऑप्शन जो सही दिखे उसको ही टिक कर देना चाहिए। ज़्यादा सोचने पे ख़राब हो जाता है क्वेश्चन। तो हाँ ठीक है,
तो इसकी जो वैल्यू है कॉट हाफ की, उसका हम क्या कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इट्स वैल्यू कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द लेंथ ऑफ यूनिक डीएनए इन अ सैंपल। अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि ये जो रीनेचुरेशन की प्रोसेस है, इससे फ़ायदा क्या होता है? यहाँ पे देखो मेंशन किया हमने, ज़्यादा आगे आगे। हाँ, रेट ऑफ रीनेचुरेशन किस बारे में जानकारी हमको मुहैया कराता है? कि कोई यूनिक डीएनए सीक्वेंस है, मॉडरेटली रिपीटेटिव सीक्वेंस है, या हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस है। तो उसी पॉइंट को यहाँ पे मेंशन किया गया है, यूनिक डीएनए सीक्वेंस के बारे में बात की गई है कि इसकी वैल्यू से हम पता लगा सकते हैं कि जो यूनिक डीएनए प्रेजेंट है सैंपल में, उसकी लेंथ क्या है। तो ये कैसे? ऐसे, अगर कॉट हाफ की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो या सिंपली हम इसको लिख दें, ग्रेटर कॉट हाफ इंडिकेट्स स्लोअर रिएक्शन। स्लोअर रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? ऑफ कोर्स रीनेचुरेशन की बात हो रही है। इस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे, या कैसे समझ में आया ये वाला पॉइंट? कॉट हाफ की, जी सर। है ना, कॉट हाफ की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब कि रिएक्शन स्लो होगी, क्योंकि कॉट हाफ हाँ बोलो। सर मतलब जैसे कॉट हाफ की वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब कि 50% रीनेचुरेशन ज्यादा टाइम ले रहा है, तो हाँ, वो रिएक्शन स्लोअर हो रही है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। 50% रीनेचुरेशन पे पहुंचने पे वक्त ज़्यादा लग रहा है, तो जाहिर सी बात है जो रीनेचुरेशन रिएक्शन है वो स्लोली हो रही है, स्लो हो रही है। तो हाँ, तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे लेंथ ऑफ यूनिक डीएनए के एस्टिमेशन में? लंबा डीएनए अगर यूनिक डीएनए है, तो क्या उसमें कॉट हाफ ज़्यादा होगा या कम होगा? सर यूनिक का मतलब क्या? यूनिक का मतलब ये हो गया, जैसे, रिपीटेटिव हाँ, सीक्वेंस कम है? हाँ, रिपीट सीक्वेंस की ही बात हो रही है यूनिक डीएनए में। मतलब रिपीट सीक्वेंस कम है या ज्यादा है? अ, कम होंगे शायद, नहीं, तभी तो यूनिक। क्वेश्चन ये है कि अच्छा, लेंथ ऑफ यूनिक डीएनए, हाँ, यूनिक डीएनए की लेंथ जो रिपीट्स हैं उसकी लेंथ कम होगी कि ज़्यादा होगी, ये है क्वेश्चन। उसकी लेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि कब? अगर लेंथ कम होगी हाँ, तो फिर रीनेचुरेशन जल्दी हो जाएगा, तो कॉट हाफ मतलब तब फिर वो रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी। हाँ, हाँ, शॉर्ट सीक्वेंसेस जो होंगे वो आसानी से जल्दी रीनेचर हो जाएंगे एज कंपेयर टू लॉन्ग सीक्वेंस। गुड। तो इस तरीके से हम कॉट हाफ वैल्यू से ये चीज़ भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट। अब ये जो रीनेचुरेशन की प्रोसेस है, इसको हम कॉट कर्व से भी समझते हैं और इसको कंपेयर करते हैं। तो उसमें एक ग्राफ बनाया जाता है बेसिकली। तो वो पॉइंट हम पहले मेंशन कर दें, उसके बाद ग्राफ की भी बात करेंगे कि रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए follows a curve known as कॉट कर्व। और ये कॉट कर्व प्रिपेयर कैसे किया जाता है, या व्हाट इज कॉट कर्व? तो कॉट कर्व बनता ऐसे है कि इट इज द ग्राफ ऑफ
फ्रैक्शन ऑफ, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है, फ्रैक्शन ऑफ एसएस डीएनए रीएनील्ड, मतलब वो फ्रैक्शन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का जो रीएनील हो चुका है या रीनेचर हो चुका है। तो कितना फ्रैक्शन ये बचा होगा? 1 माइनस सी अपॉन सी नॉट, क्योंकि सी अपॉन सी नॉट क्या है? जिसको अभी होना है रीएनील, तो उसको अगर 1 में से हम घटा देंगे तो जो हो चुका है वो हमको मिलेगा। बात समझ में आ रही है? नहीं यार। देखो ग्राफ किसके बीच में है? पहला, फ्रैक्शन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रीएनील्ड, कितना डीएनए रीएनील हो चुका है। जैसे सी क्या था और सी नॉट क्या था? सी नॉट था जो शुरू में, डीनेचर्ड। हाँ। हाँ, डी इनिशियली मतलब जब पूरी तरह से डीनेचर्ड हो चुका था तो पूरा डीएनए। मान लो 100 स्ट्रैंड्स थे हमारे पास। सी क्या है एट टाइम टी? कंसंट्रेशन ऑफ, हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ सिंगल सिंगल स्टैंडर्ड, हाँ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए डीएनए एट टाइम टी। टाइम पे। तो सपोज यहाँ पे हम कह देते हैं कि 40 है इसका कंसंट्रेशन, ठीक है? कंसंट्रेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एट टाइम टी 40 है। आई बात समझ में? जी सर। तो टाइम टी पे 40/100, अब ये 40 तो नहीं कहेंगे, ये बेसिकली हाँ ठीक है, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड है और ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो फ्रैक्शन जो निकल के आएगा वो क्या होगा? वो आ जाएगा 0.4, यानी कि पॉइंट टोटल डीएनए स्ट्रैंड्स में से 0.4 इस वक्त एट टाइम टी सिंगल स्ट्रैंड के फॉर्म में है। तो ये बताओ कितना रीअनील हो चुका होगा? तो ऑफ कोर्स 1 माइनस 0.4 करेंगे ना, तो 0.6 रीअनील हो चुका होगा। इसका मतलब भाई जी सर। 100 में से 40 अभी भी सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 60 जो थे वो रीअनील होके 30 मॉलिक्यूल बना लिए होंगे। जी तो सर। लेकिन उसका फ्रैक्शन तो हम 0.6 के ही, तो इसी तरह से ये है। तो फ्रैक्शन ऑफ एस एस डी एन ए री एनील्ड, उसको निकालने के लिए 1 माइनस सी अपॉन सी नॉट करेंगे। तो हाँ, तो इसमें एक एक एक्सिस पे ये हो जाएगा, वाई एक्सिस पे तो ये होगा एज ए फंक्शन ऑफ कॉट। कॉट मतलब भाई सी नॉट इंटू टी, उसको एक साथ कॉट ही लिखेंगे। कॉट ऑन ए सेमी लॉग प्लॉट, ये स्ट्रेट प्लॉट नहीं होता है, ये लॉग का प्लॉट होता है। तो कॉट कर्व बेसिकली कैसे क्या है, किसके किसके बीच में कितना सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रीएसोसिएट हो चुका है और कॉट वैल्यू क्या आ रही है, इसके बीच में ये ग्राफ बनता है। तो उस ग्राफ का जो इमेज है हम शेयर कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो उससे भी समझ में आ जाएगा कुछ। 1 1 ये है। तो ये कॉट कर्व हमको यहाँ पे दिख रहा है। आप देखो वाई एक्सिस पे ये फ्रैक्शन रीएसोसिएटेड हो गया या रीएनील्ड, और एक्स एक्सिस पे हमको ये कॉट यहाँ पे हाफ वैल्यू ही दिखा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कॉट हाफ। तो अब यहाँ पे क्या है कि जब शुरुआत हुई थी तो उस वक्त जो फ्रैक्शन रीएसोसिएटेड था वो बिल्कुल ही नहीं था। फिर धीरे धीरे बढ़ते गया, बढ़ते बढ़ते एक वक्त ऐसा आया कि सारा ही फ्रैक्शन जो है वो रीएसोसिएट हो चुका था। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस निकल के आ रहा है वो क्या है? पॉली यू पॉली ए वाला फ्रैक्शन।
तो पॉली ए का ऑफ कोर्स ए के साथ यू का बॉन्ड बन ही जाएगा, तो रीएसोसिएशन यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे कॉट हाफ की वैल्यू क्या है, कम है। कॉट हाफ की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, रीएसोसिएशन तेजी से होगा ना। जी सर। हाँ यही तो देखा था ना हमने कि अगर कॉट हाफ ज़्यादा होगा तो रिएक्शन स्लो होगी, कॉट हाफ की वैल्यू अगर कम होगी तो रिएक्शन फास्ट होगी, तो ये जल्दी हो जाएगा। फिर इसी तरह से अलग अलग ऑर्गेनिज्म, MS2 है, T4, इकोलाई, तो इसमें ये जो वैल्यू उसकी निकल के आ रही है उससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि इसमें जो यूनिक डीएनए सीक्वेंसेस हैं, रिपीट सीक्वेंसेस हैं, कॉट हाफ की वैल्यू पता चल जाए या कॉट कर्व, तो इनका हम जीनोम साइज या ओवरऑल लेंथ जो है डीएनए की वो भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कॉट हाफ की वैल्यू कम ज़्यादा बता चुके हैं ऑलरेडी। तो ये समझ में आ गया होगा कॉट कर्व, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। नहीं सर। थोड़ा एक बार और रिवाइज हो जाएगा तो और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि ये जो ऑब्जर्वेशन या ये जो कर्व है ये कैसे ये बैठ के आदमी बनाता है, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, बहुत चैलेंजिंग चीज़ है, ये सब मशीन करती है। तो मशीन कैसे करती है, मशीन या कौन सी इस्तेमाल की जाती है, तो ये एक्चुअली जो रेट ऑफ रीनेचुरेशन है, रेट ऑफ रीनेचुरेशन, इसको मेजर करने के लिए इज मेजर्ड यूजिंग स्पेक्ट्रो, और कौन सा वाला, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक ऐसा बक्से नुमा इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसे, और इसमें एक यहाँ पे स्लॉट लगा होता है और यहाँ पे सैंपल को रखने के लिए जगह बनी होती है, और यहाँ पे ये यूवी लाइट या यूवी लेंस लगा होता है, जहाँ से अंदर ही अंदर, मतलब ये सब कवर्ड रहता है, सिर्फ इतना हिस्सा ओपन रहता है, अंदर से ही ये यूवी लाइट इस पे आके इंसिडेंट होती है सैंपल पे। सैंपल रखने के लिए एक छोटा सा क्यूवेट होता है, इसी क्यूवेट में सैंपल को भर के और यहाँ पे रख देते हैं। फिर ये यूवी लाइट इस पे पड़ती है, तो इस सैंपल से गुजर के यहाँ पे एक स्क्रीन होती है, या रिसेप्टर टाइप का मान के चलिए, यूवी को रिसीव करने के लिए कितनी यूवी लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई आफ्टर क्रॉसिंग दिस सैंपल। तो सैंपल जितना ज़्यादा यूवी लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा, वो सैंपल की एब्जॉर्बेंस हो गई, तो उतना ही कम ये रिसीवर जो है वो यूवी लाइट को रिसीव कर पाएगा। अगर सैंपल बहुत कम यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो मैक्सिमम यूवी लाइट सैंपल को क्रॉस करके इस रिसीवर तक पहुंच जाएगी, और ये रिसीवर उसी हिसाब से सिग्नल देगा कि भैया इतनी यूवी लाइट आई, कम आई, ज़्यादा आई, और उसके बेसिस पे वो ऑटोमेटिकली ग्राफ भी, ये पूरा सिस्टम जो है वो एक कंप्यूटर से या पीसी से कनेक्टेड रहता है, उसका सॉफ्टवेयर होता है, और उसमें वो ग्राफ कॉट कर्व जो है वो प्रिपेयर करके दे देता है। सब ऑटोमेटेड आजकल हो गया है, ज़्यादा पुरानी टेक्निक भी नहीं है, 1967-68 के आसपास की टेक्निक है, तो उस समय तक काफ़ी, अब तो बहुत एडवांस रमन स्पेक्ट्रोस्कोप्स और तमाम एडवांस वर्जन इसके आ गए हैं। तो ये जो रेट ऑफ रीनेचुरेशन है ये यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, और कैसे, इज मेजर्ड यूजिंग यूवी बाय रिडक्शन इन यूवी absorbance as duplex DNA is formed। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे रीएसोसिएशन होता जाएगा वैसे वैसे डुप्लेक्स डीएनए बनता जाएगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनता चला जाएगा। अब पहले दो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स मिलके जो है, ये एसएस, दो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स मिलके एब्जॉर्ब कर रहे थे यूवी, तो ज़्यादा यूवी एब्जॉर्ब हो जा रही थी। एसोसिएशन के बाद
इकलौता बचा तो ये अकेले ही एब्जॉर्ब करेगा, इसके इंटरनल पार्ट्स अब तो एक्सपोज्ड है नहीं, वो तो एक दूसरे से बॉन्ड बनाने में खप गए। तो अब जो ये डबल स्ट्रैंडेड हो गया तो एब्जॉर्बेंस कम हो गई। तो जैसे जैसे रीएसोसिएशन होता जाएगा वैसे वैसे यूवी एब्जॉर्बेंस जो है वो रिड्यूस होती जाएगी। उसी चीज़ को ये इंस्ट्रूमेंट मेजर करके और ग्राफ अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो एक टर्म और यहाँ पे आता है, काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब ये काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी है क्या? वही जो हमने देखा था अभी, उसी से मिलता जुलता, ऑलमोस्ट सिमिलर है। जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी या सीक्वेंस कॉम्प्लेक्सिटी की जो हमने बात की थी, ये वही है। क्या है कि इट इज द टोटल लेंथ ऑफ डिफरेंट सीक्वेंसेस प्रेजेंट इन सैंपल कहिए या डीएनए कहिए, जो भी है। तो कॉट हाफ की रिएक्शन से हम लेंथ पता लगा सकते हैं, ये तो हमने देख लिया कि कैसे हम पता लगाएंगे उसको। अब ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल की, काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, इसको अगर डिटरमाइन करना हो तो सबसे आसान तरीका है किसी स्टैंडर्ड डीएनए जिसका कॉम्प्लेक्सिटी पता है उसके कॉट हाफ से इसका कॉट हाफ, या उसके कॉट कर्व से इसका कॉट कर्व आप कंपेयर कर लें तो यू कैन हैव अ गुड आइडिया। इस पॉइंट को हम यहाँ पे मेंशन कर, जैसे हमने ये ग्राफ जो दिखाया है इसमें यही हो रहा है। अब ये पॉली यू पॉली, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड मान लिया हमने, इसके हिसाब से कर्वेचर जहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ, तो ये भी कैलकुलेशन करने की अब ज़रूरत नहीं है, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर करके दे देता है लेंथ कितनी आ रही है या कॉट हाफ की वैल्यू क्या निकल के आ रही है। बहुत आसान हो गया है काम। तो इस पॉइंट को सिर्फ यहाँ पे मेंशन करना है कि द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी डीएनए can be determined by comparing its cot half with a standard DNA of known complexity। तो ये जानकारी बस होनी चाहिए, और इसमें से नहीं, पीछे की जो रिएक्शंस हैं और कॉट हाफ क्या है, क्या इंडिकेट करता है, उन सब से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो लगता है कि अरे पढ़े नहीं तो फिर दिक्कत होती है।